हाँ भाई बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस समय स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे और घर वालों का कैमरा मान रहे होंगे और पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे होंगे। आज हम लोग मनुष्य में भ्रूणीय विकास किस प्रकार होता है इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, मतलब जो चैप्टर लंबा काफ़ी हो गया है, काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं आपको हम। तो आप लोग एक एक बात को ध्यान से समझिए और इसको याद करने से ज़्यादा अच्छा है कि दिमाग में अपने कंसेप्ट क्लियर करके रखें। तो भ्रूणीय विकास जो है ये माँ के गर्भ में पल रहे शिशु के विकास की क्रिया कहलाती है। जब मैथुन यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद शुक्राणु और अंडाणु का फैलोपियन ट्यूब में फ्यूजन हो जाता है या संलयन हो जाता है, उसके उपरांत जो रचना बनती है उसे जाइगोट कहते हैं। तो पहले चित्र में आप देख रहे हैं कि नंबर लिखा हुआ यहाँ पे, उसमें लिखा हुआ ये देखिए, अनफर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज्ड एग का मतलब है कि इसमें अभी निषेचन नहीं हुआ है। ये वही एग है जो मासिक चक्र के अंदर 14वें दिन मुक्त होता है। ठीक है, अब सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर हुआ है या हो गया है उसी दौरान, तो ये स्थिति आती है, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की क्रिया होती है, जिससे दोनों का संलयन होता है यानी फ्यूजन होता है, और फल स्वरूप आप ये देख रहे हैं क्या बना, जाइगोट। जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड स्टेज होती है या द्विगुणित अवस्था होती है। एग भी जो है ये हैप्लॉयड है, और शुक्राणु बने हुए हैं ये ब्लू कलर के, ये क्या है, हैप्लॉयड हैं। ये नर युग्म, ये मादा युग्मक है, और ये नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है। अब जब दोनों का फ्यूजन हो गया तो ये बन गया जाइगोट। ये जो है किसी भी प्राणी की पहली कोशिका होती है उसके विकास की, समझ रहे हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अब इसके बाद जो है, आप मालूम है हम लोग यहाँ प्राणी जो है, स्तनधारी जो है, मनुष्य जो है वो बहुकोशिकीय प्राणी है। शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं उसकी पाई जाती हैं। तो इन कोशिकाओं का बनना किस प्रकार से होता है और पूरा भ्रूणीय विकास किस प्रकार से होता है, सारे सिस्टम्स बॉडी में कैसे डेवलप होते हैं, इन सबको यहाँ पर हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। तो लिखा हुआ है प्रारंभिक विदलन तथा अंतरोपण। आप एक चीज देख रहे हैं, लिखा हुआ है प्रारंभिक विदलन और अंतरोपण। ये क्रिया जो होती है वो क्या होती है, कैसे होती है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। हाँ, ये जो है सबसे पहले जाइगोट, ये आप देखिए ये बना हुआ चीज वाला, इसमें यहाँ पर ये जो देख रहे हो फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पर क्या हुआ था, कल बताया था निषेचन होता है। अब यहाँ पर ये जो क्रिया आप देख रहे हैं वाली, जाइगोट से ऑनवर्ड्स ये वाली सारी क्रियाएं हो रही हैं। ये जो देख रहे हो, ये वाली क्रिया देख रहे हो, ये सारी क्रियाएं यहां से लेकर के और यहां तक ही संपादित होती है। ठीक है, बोर्ड पर आप अगर देख रहे हैं इस प्रकार होती है डिटेल में, लेकिन ये सारी क्रिया कहाँ होती है, यहाँ फर्टिलाइजेशन, और यहां से लेकर के यहां तक जो है ये सब क्या होता है, इसका आप जो देख रहे हैं प्रारंभिक विदलन और अंतरोपण की क्रियाएं वो सब यहीं पर होती हैं। जाइगोट में होने वाला कोश का विभाजन कहलाता है विदलन, समझे। इसमें बनने वाली कोशिकाएं जोना पेलुसिडा, ये जो बाहर आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा ट्रांसपेरेंट वाला, बीच में दो लाइनों बीच में है गैप, दैट इज कॉल्ड जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा के अंदर ही रहता है, इसलिए इनका आकार नहीं बढ़ता है। आप देख रहे हैं जो कोशिका होती है उसका आकार उतनी रहेगा जितना पहले था। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर, भ्रूण कोशिकाएं। ये चौथे पांचवें चित्र के बीच में हुआ है, ब्लास्टोमियर्स, भ्रूण कोशिकाएं कहते हैं इनको। जाइगोट निषेचन स्थल, कौन सा निषेचन स्थल है, ये वाला
ये है निषेचन स्थल। ठीक है, जाइगोट निषेचन स्थल से गर्भाशय की ओर गति करता है, यानी नीचे की ओर आ रहा है उतर के। ये गर्भाशय हो गया, लिखा है यूट्रस, ये गर्भाशय हो गया। ठीक है, गति करता है, तभी क्या होता है इसमें, यहीं पर विदलन पूर्ण होता है। विदलन मतलब सिंपल सेल डिवीजन। जाइगोट में क्लीवेज यानी विदलन पहले 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 कोशिकाएं बनती हैं। ये देख रहे हैं आप इधर 2, 2, 4, 8, 16, फिर आगे और बढ़ती आती है धीरे धीरे। तो ये कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है। इन सबको क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। 8 से 16 कोशिका वाली जो अवस्था होती है भ्रूण की, उसे कहते हैं मोरूला, MORULA, मोरूला। ये जो चित्र नंबर 7 देख रहे हो, ब्लास्टोसिस्ट, इसी को मोरूला कहते हैं। ठीक है, मोरूला। मोरूला की कोशिकाएं जो होती हैं एक ठोस गेंद के समान रचना होती है। मतलब मोरूला वर्ड जो है वो बना है शहतूत से। शहतूत की अंग्रेजी क्या होती है, मलबेरी। तो उसी से इसका बना है ट्रांसलेशन, इंग्लिश वर्जन मोरूला। तो मोरूला जो होती है वो शहतूत से बना है वर्ड, बिल्कुल देखने में शहतूत जैसी लगती है स्मृति इसकी। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है, भ्रूण जोना पेलुसिडा के अंदर ही रहता है। अगले हुआ है ब्लास्टोसिस्ट। तो मोरूला में विभाजन से भ्रूण कोशिकाओं में ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टोमियर्स की संख्या में वृद्धि होती रहती है। ये देख रहे हो, ब्लास्टोमियर्स जो है संख्या आगे बढ़ रही है और गर्भाशय की ओर ये गति करते रहते हैं, नीचे की ओर खसकते रहते हैं। मोरूला की कुछ सेल्स होती हैं, उनमें सक्रिय पुनर्गठन होता है। कह सकते हो मतलब क्या, एक एक्टिव रीअरेंजमेंट, यानी कि कौन सी कोशिका कहां पर जाकर के स्थित होगी, जिससे कौन सा अंग बनेगा, ये सब चीजें जो है वो डिसाइड होती हैं। इसे कहते हैं सक्रिय पुनर्गठन। जिससे क्या होता है, बाह्य परिधि की कोशिकाएं होती है वो चपटी आती हैं। इन कोशिकाओं को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ये लिखा हुआ है ट्रोफोब्लास्ट, ये देखिए लिखा हुआ है ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोडर्म। और वहां देखिए ट्रोफोडर्म जो है वो लेयर का नाम हो गया, ट्रोफोब्लास्ट जो सेल्स होती हैं। अंदर की कोशिकाएं एक इनर सेल मास, ये देखो बना हुआ झुंड बना हुआ, ये देख रहे झुंड, इनर सेल मास कहलाता है। ठीक है, तो ट्रोफोब्लास्ट जो होता है भ्रूण के बाह्य पोषक स्तर का नाम, पोषक स्तर आता है, इसे कहते हैं ट्रोफोएक्टोडर्म। ये कोशिकाएं होती हैं अंडवाहिनी और गर्भाशय में उपस्थित द्रव का अवशोषण करती हैं। जो उसके अंदर द्रव होता है अंडवाहिनी में, गर्भाशय में, उसको द्रव को एब्जॉर्ब करती हैं, जिससे क्या होता है, ये पोषण ग्रहण करते हैं। और ये द्रव जो होता है वो अंदर एक गुहा में, ब्लास्टोसिस्ट, ये दिख रहे हो खाली स्थान, इसमें ये खाली स्थान है, इसमें ये ब्लड एब्जॉर्ब होकर के इकट्ठा होता रहता है। अब क्या होगा इसके बाद आगे, देखिए द्रव इकट्ठा होता रहेगा तो धीरे धीरे उसमें एक जो कैविटी बनती है, इस कैविटी में ये द्रव इकट्ठा होता रहता है, उस कैविटी को कहते हैं ब्लास्टुला। कौन सी ब्लास्टुला है, ये देखिए। हाँ, तो मोरूला में विभाजनों से ब्लास्टोमियर्स की संख्या में वृद्धि होती है। गर्भाशय में गति के साथ साथ कुछ रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। ठीक, मोरूला की जो सेल्स होती हैं उनमें पुनर्गठन प्रारंभ होता है। परिधि की ओर चपटी कोशिकाएं ट्रोफोब्लास्ट बनती हैं। अंदर की ओर एक इनर सेल मास या अंतर कोशिका समूह, ठीक है, जो ग्रिड का बना हुआ है ये वाला, बनता है। ट्रोफोब्लास्ट भ्रूण का बाहरी स्तर
ट्रोफोएक्टोडर्म कहलाता है। देख रहे हैं आप, ट्रोफोएक्टोडर्म कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है आगे, धीरे धीरे देखते आओ। जो फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस के द्रव को एब्जॉर्ब करता है और भ्रूण के केंद्रीय गुहा ब्लास्टोसील जो बना हुआ, ये ब्लास्टोसील में एकत्र होता जाता है। ठीक, ब्लास्टुला अब ट्रोफोब्लास्ट और यूट्राइन एंडोमेट्रियम, यानी कि गर्भाशय की जो अंदर वाली झिल्ली होती है, सतह होती है, उसे कहते हैं यूट्राइन एंडोमेट्रियम। जो मासिक चक्र के दौरान जब निषेचन नहीं होता है तो टूट कर गिरती आती है, वो अब सुरक्षित है, इस वक्त उसकी बात हो रही है। ट्रोफोब्लास्ट यूट्राइन एंडोमेट्रियम से चिपक जाता है, इसे कहते हैं अंतरोपण। इनर सेल मास या अंतर कोश के समूह भ्रूण के रूप में डेवलप होता है। यूट्राइन कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, वो भी चारों ओर तेजी से वृद्धि करती हैं और ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती हैं। फलस्वरूप क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट यूट्राइन एंडोमेट्रियम में धंसकर या एम्बेडेड होकर एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध बना लेती हैं, जैसे उंगलियां आपस में फंसा लो इस प्रकार से, ये करके, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे कर लेते हैं ये, तो वो कहलाता है इम्प्लांटेशन। ये पूरा काम जो है आप बोर्ड पर देख रहे हैं वो 1 सप्ताह में होता है। ठीक, तो ये पूरी जो स्थिति है, मतलब हेडिंग पड़ा हुआ है भ्रूण विकास का प्रारंभिक वितरण और अंतरोपण। ये बात जो है पूरी इतनी बताई गई है। फिर से एक संक्षेप में बता रहा हूं मैं एक बात, आप ध्यान से सुन लीजिए। जब निषेचन हो जाता है, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु परस्पर समेकित हो जाते हैं या संलयित हो जाते हैं, तो डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। ये जाइगोट जो है वो फैलोपियन ट्यूब में ही बनता है। उसके बाद वहीं पर इसके अंदर क्या होता है, विदलन प्रारंभ हो जाता है। चित्र नंबर 4 जो देख रहे हो, 5 देख रहे हैं, 6 देख रहे हैं, 7 देख रहे हैं आप, वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। तो ये जो नंबर चित्र नंबर 7 है, ब्लास्टोसिस्ट या मोरुला भी कहते हैं इसके लिए, तो इसमें जो है कि कुछ कुछ शैतूत जैसी वन पड़ी रचना। एक बात ध्यान रखने की है कि ये जो विकास होता है वो अंडे के चारों तरफ जो जोना पेलुसिडा नामक परत होती है या आवरण होता है, ट्रांसपेरेंट एक कवर होता है, उसके अंदर ही रहता है, तो वो जो है ग्रो नहीं करता है। इसलिए जो सेल्स हैं वो अंदर ही अंदर रहती हैं, संख्या उतनी रहेगी, मतलब बढ़ती जाएगी, लेकिन साइज छोटा होता जाएगा इनका। अब ये जो है मरुला धीरे धीरे खिसकते हुए कहाँ आएगा, भ्रूण में नीचे, वो सॉरी इसमें आ जाएगा, गर्भाशय में आ जाएगा। गर्भाशय में आने के बाद ये वहां पर जो है इसका विकास और आगे हो रहा है। तो जो ब्लास्टोसिस्ट या मोरुला की जो कोशिकाएं होती हैं बाहरी सतह की, वो फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस की दीवार के अंदर गुहा में जो द्रव भरा होता है, फ्लूइड, उसको एब्जॉर्ब करते जाते हैं, जिससे कि इसके अंदर जो गुहा होती है, खोखली गुहा ब्लास्टोसील, उसमें ये द्रव भर जाता है। अब द्रव जब भर जाएगा तो ये खोखली गेंद जैसी बन गई। आप देख रहे हैं एक तरफ लिखा हुआ है इनर सेल मास, तो इनर सेल मास जो होता है वो ही आगे चल करके भ्रूण की रचना करता है। इसी से इसी कोशिकाएं होती हैं वो डिफ्रेंशिएट होकर के शरीर के नए नए विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। तो इनर सेल मास ही वास्तव में जो है वो स्टेम सेल जो होती हैं, आपने सुना होगा वर्ड, वो इसी से ही डेवलप होती हैं। तो ट्रोफोएक्टोडर्म जो है वो पोषण ग्रहण करने का काम करता है। ठीक है, अब ये जो कहना चाहिए पूरी बात आप देख रहे हैं, इसमें ब्लास्टोसिस्ट जो होती है जब नीचे उतर कर आती है, ये मोरुला ब्लास्टोसिस्ट सेम थिंग, तो वो यूट्रस की दीवार में आकर के धस आती है, जैसे जड़ है जमीन में धसती हैं, उस तरह समझ लीजिए आप। और साथ ही साथ यूट्रस की एंडोमेट्रियम उसको अपने कब्जे में कर लेती है। तो एक प्रकार से दोनों में बड़ा ही घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है, और वो चीज जो है आगे चल करके कहलाती है इम्प्लांटेशन या अंतरोपण। और इसी में फिर 9 महीने तक भ्रूणीय विकास की क्रियाएं
होती रहती हैं, सक्रिय भ्रूण बन जाता है नवजात शिशु बनने के लिए, सारी अवस्थाएं इसी में पूर्ण होती हैं या संपादित होती हैं। हाँ, अब इसके बाद जो है हम लोग एक और बात आगे बढ़ रहे हैं, उसे कहते हैं सगर्भता तथा भ्रूणीय परिवर्धन की जो बात आप बता रहे हैं। हाँ भाई, तो होता क्या है, सगर्भता और भ्रूणीय विकास जो हम आगे इसकी आगे पढ़ रहे हैं, एक की होती है अपरा। अपरा क्या होता है, एक रस्सी जैसी कह सकते हो, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके फलस्वरूप मां के गर्भ से विकासशील भ्रूण को पोषण प्राप्त होता रहता है। साथ ही उसकी जो उत्सर्जित क्रियाएं होती हैं वो ट्रांसफर होती रहती हैं। मतलब कहने का अभिप्राय यह है कि जो कुछ भी क्रियाएं जीवन के लिए हम लोग शरीर के बाहर जन्म लेने के बाद बाहर करते हैं, वो सारी क्रियाएं उसके मां के गर्भाशय में ही हो रही हैं। तो उसको संपादित करने के लिए एक रचना बनती है अपरा, प्लेसेंटा। ब्लास्टोसिस्ट होती है, ठीक है, ये पीछे वाला आपने देख ली, ये मोरुला स्टेज होती है। पूरा भ्रूण का समूह अंतरोपण के बाद इसकी ट्रोफोब्लास्ट पर उंगलियों जैसे रसांकुर उभार, चित्र में दिख रहा है ये, ठीक है, उभार बनते हैं, जिन्हें कहते हैं कोरियोनिक विलाई, CHORIONIC, कोरियोनिक, VILLI, वी है यूवी वाला। ये भ्रूण की अवशोषण सतह को कई गुना बढ़ा देते हैं। ये मां के रक्त से प्रत्यक्ष संपर्क में होते हैं और भ्रूण और गर्भाशय जो ऊतक होते हैं, भ्रूण ये हो गया और गर्भाशय ये लाल वाला हो गया, ये ऊतक के बीच एक गहन संबंध स्थापित हो जाता है, जिसे कहते हैं अपरा। ये पूरा जो सिस्टम देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड अपरा। जैसे बिजली के तार होते हैं दो, एक तार ये और एक तार ये, जब तक उनको परस्पर एंड होगा नहीं, मिलाओगे नहीं, तो करंट का प्रवाह नहीं होगा, दूर दूर करते रहो कुछ नहीं होगा। ऐसे बिल्कुल यहाँ पर है, एक तार ये एक तार ये, दोनों को जब बिल्कुल ही कनेक्ट कर दिया जाएगा तभी पदार्थों का आदान प्रदान होता रहेगा, ऐसे समझ लो। गर्भ में स्थित भ्रूण और मातृ ऊतकों के बीच का अस्थायी अंतरंग यानी कि इंटरेक्शन फिजिकल, स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल संबंध कहलाता है, जो भ्रूण की पोषण, श्वसन, उत्सर्जन संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। समझे? मतलब आपको बताया कि भ्रूण जो है, जो मां के गर्भाशय में पल रहा है, यहाँ पर अंदर पल रहा है, तो बाहर से कुछ थोड़ी निकल कर आ रहा है खाने पीने के लिए या कुछ काम करने के लिए, यही रहेगा 9 महीने तक, और इसी के अंदर सारी क्रियाएं होती रहेंगी, उसकी जिंदा ही रहेगा। ठीक है, तो जीवन के लिए क्या जरूरी है? खाना पीना यानी पोषण, सांस लेना यानी श्वसन, उत्सर्जन संबंधी यानी कि जो विषैले पदार्थ शरीर में बनते हैं उनको बाहर निकालने का भी कुछ करना है इंतजाम, तो वो ये सब कहलाता है उत्सर्जन संबंधी आवश्यकताओं की को पूर्ण कर भ्रूण फीटस के स्वास्थ्य की देखभाल करता है। आप ये देख लें, मतलब स्वास्थ्य जो है वो भी भ्रूण को सही रखना, गलत रखना। अभी थोड़ी बुखार आ गया, डॉक्टर का निकल के आएगा दिखाने के लिए यहाँ से, वो तो ही रहेगा। तो सब कुछ जो है वो यहीं पर होगा। तो मतलब आप समझें कि फिजिकल, स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल संबंध जो भ्रूण की पोषण, श्वसन, उत्सर्जन संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण कर भ्रूण फीटस के स्वास्थ्य की देखभाल करता है तथा एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड आपको बताया था फर्स्ट ईयर में, एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब होता है जिनसे जो पदार्थ निकलते हैं वो डायरेक्ट ब्लड में डिफ्यूज कर दिए जाते हैं। प्लासेंटा कहलाता है। ये पूरा क्या हो गया? प्लासेंटा या अपरा। ठीक है, इसे पूर्ण विकसित होने में 10 हफ्ते लगते हैं तथा पूरी प्रेगनेंसी में ये कार्यशील रहता है। यह एक कश्तरी के आकार की
मेटाडिस्क्वाइडल रचना होती है और औतकीय रूप से जो है कह सकते हो हिस्टोलॉजिकली ये हीमोकोरियल प्लासेंटा, हीमो मतलब ब्लड, कोरियल मतलब जो भ्रूण की जो झिल्ली होती है जिसे कहते हैं कोरियन, ये वाली, तो हीमोकोरियल, हीमो मतलब ब्लड का, ब्लड इसका और कोरियन इसका, हीमोकोरियल प्लासेंटा कहता है, अर्थात कोरियोनिक प्लासेंटा की ट्रोफोब्लास्ट प्लासेंटा के सभी मात्र ऊतकों का पाचन कर लेती है। चूंकि कोरियोनिक ग्लाई मां के रक्त के सीधे संपर्क में रहता है, इसलिए मात्र ऊतकों का यूट्राइन ऊतकों में क्या होता है, बिल्कुल मतलब मात्र मतलब कोरियोनिक ऊतकों का जो है वो मात्र ऊतकों में बिल्कुल क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है, बिल्कुल जुड़े होते हैं इससे ऊतक, ठीक है नहीं है। तो इस प्रकार से जो है पूरी बात ये हो गई। फिर से कौन, फिर से बता दें एक बार, ध्यान से सुनना। अपरा का विकास जो है वो ब्लास्टोसिस्ट के अंतरोपण के बाद इसकी ट्रोफोब्लास्ट पर उंगली के नुमा जो रसांकर होते हैं जिन्हें कहते हैं कोरियोनिक ग्लाई, उन्हें क्या कहते हैं, ये भ्रूण की अवशोषण सतह को कई गुना बढ़ा देते हैं। ये मां के रक्त के प्रत्यक्ष संपर्क में होते हैं। भ्रूण और गर्भाशयी ऊतकों के बीच एक गहन संबंध स्थापित हो जाता है जिसे अपरा कहते हैं। गर्भ में स्थित भ्रूण व मात्र ऊतकों के बीच का अस्थायी अंतरंग फिजिकल, स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल संबंध होता है जो भ्रूण की पोषण, श्वसन व उत्सर्जन संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। भ्रूण फीटस के स्वास्थ्य की देखभाल करता है तथा एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करता है, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। इसे पूर्ण विकसित होने में 10 हफ्ते लगते हैं और पूरी प्रेगनेंसी में ये क्रियाशील रहता है। ये तश्तरी के आकार का या मेटाडिस्क्वाइडल स्ट्रक्चर होता है। हिस्टोलॉजिकली यानी कि औतकीय रूप से ये हीमोकोरियल प्लासेंटा होता है, अर्थात कोरियोनिक प्लासेंटा कहलाता है। इसकी जो ट्रोफोब्लास्ट प्लासेंटा के सभी मात्र ऊतकों का पाचन कर लेती हैं। कोरियोनिक ग्लाई मां के रक्त के सीधे संपर्क में होती हैं। कोरियोनिक ग्लाई होती है वो भ्रूण की होती हैं और मां का रक्त होता है यूट्रस का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है पूरी बात ये हो गई। आप इसको देख लें, अच्छी तरह समझ लें। कल कराएंगे अपरा के कार्य, ये आप बोल दे रहे हैं। चलो, अपरा के कार्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, कार्य अपरा के नोट कर लें, आप सुन लें ध्यान से रहा।